वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड देखने वाले हैं, जो कि हमारे पास हमने 5 प्रॉपर्टीज़ देख ली थी हमने, ठीक है। उसके बाद की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो अब हमने देखनी है इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कलर्ड आयंस हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। 6 नंबर की प्रॉपर्टी है ये कलर्ड आयंस। तो हमारे पास डी ब्लॉक है, तो उनमें हमें मोस्टली जो दिखते हैं उनके पास कलर होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कलर्ड होते हैं। तो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा दैट वाई ट्रांजिशन एलिमेंट आर जनरली कलर्ड। तो जनरली हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कलरिंग का रीज़न क्या होता है, हमने बिल्कुल पढ़ा हुआ है पी ब्लॉक में, ठीक है। पी ब्लॉक में हमने देखा था कि जहाँ पर भी हमारे पास कलरिंग होती है उसका रीज़न ये होता है सिंपल सा, दैट वहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हमें वहाँ पर दिखाई देता है डी ट्रांजिशन, ठीक है। जहाँ जहाँ हमें डी ट्रांजिशन दिखाई देता है वहाँ वहाँ हमारे पास कलरिंग होती है। तो डी ट्रांजिशन एक कॉज होता है, एक और होता है यहाँ पर कॉज, वो होता है यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। वो भी हमने पढ़ा हुआ है CFT, ठीक है। CFT हमने देखा था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखी थी हमने पिछले पी ब्लॉक वाले में। आप बिल्कुल वीडियो को देखिएगा वहाँ पर, ठीक है, समझिएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या थी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के वजह से भी यहाँ पर हमारे पास कलरिंग दिखाई देती है। तो 2 मेन रीज़न होते हैं जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इनकी कलरिंग होती है। सबसे पहला इसका रीज़न है दैट दे कलर इज़ ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड डी ट्रांजिशन इन देम। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिखाई दे रही है, डी ट्रांजिशन हमें दिखाई देता है उनमें। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं हमें कलर्ड दिखाई देते हैं। तो हमेशा जब भी कलरिंग का रीज़न आता है तो एक रीज़न हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो क्या है, वो है हमेशा डी ट्रांजिशन उनमें होती होगी, और इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास कलरिंग हमें दिखाई देती है उन एलिमेंट्स में। एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास फिर दैट वाई सॉल्ट्स ऑफ स्कैंडियम 3, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और टाइटेनियम 4 आर नॉट कलर्ड। तो इनके जो हमारे पास सॉल्ट होते हैं कलर्ड क्यों नहीं होते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि कलर वही होते हैं जिनमें डी ट्रांजिशन होती है। तो डी ट्रांजिशन होने के लिए डी में कुछ इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए भाई, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। बट स्कैंडियम और टाइटेनियम के केस में हमें कोई भी डी सब शेल वैकेंट, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ वैकेंट डी सब शेल नहीं दिखाई देता है। तो जब वैकेंट डी सब शेल है ही नहीं तो डी ट्रांजिशन कैसे होगी, है ना। तो डी ट्रांजिशन तो पॉसिबल है नहीं। इसी वजह से यहाँ पर जो हमारे पास इनके सॉल्ट होते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम का जो भी सॉल्ट बनता है वो कलर नहीं होता है, ठीक है। वो तो कलर होते हैं बट उनका जो सॉल्ट बनता है वो कलर नहीं हो पाता है, बिकॉज वहाँ पर उसके पास डी ट्रांजिशन होने के लिए उसके खुद के जो अब उसके पास डी ऑर्बिटल है उसमें भी तो हमारे पास होने चाहिए इलेक्ट्रॉन कुछ, बट यहाँ पर हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल दिखाई देता है स्कैंडियम एंड टाइटेनियम के केस में। सो यहाँ पर रीज़न आप क्या लिखेंगे, रीज़न आप लिखेंगे दिस इज बिकॉज दे हैव कंप्लीटली वैकेंट डी सब शेल ड्यू टू विच देर आर नो डी ट्रांजिशंस इन देम। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, हम जानते हैं एक बेसिक चीज़ हम जानते हैं दैट हमारे पास 2 टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दिखाई देती हैं मेनली। पहली क्या होती है, डायामैग्नेटिक, है ना, डायामैग्नेटिक। और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है पैरामैग्नेटिक, है ना। तो इतना तो हमने पढ़ लिया है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि डायामैग्नेटिक क्या होते हैं और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं। तो डाया मतलब इसमें क्या होंगे, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर हो रखे होंगे। और पैरा में क्या होता है, पैरा में अकेले होता है, यानी कि अनपेयर्ड होते हैं, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमने जब सॉलिड स्टेट में देखा था तो वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहाँ पर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन शो करता है डायमैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक जो होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या शो करता है, ये अट्रैक्शन शो करता है मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये हमने देखा था बिकॉज इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, तो यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन हमें दिखाई देता है, बट यहाँ पे क्या होता है, पेयर हो रखे होते हैं, तो पेयर होने की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन नहीं शो होगा। इतनी बात हम जानते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में भी एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक। तो ज़्यादातर ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट सबके सब पैरामैग्नेटिक क्यों हैं, क्योंकि हमने जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे इसके देखे थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे थे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, सभी में लगभग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जिंक को छोड़ के, जिंक में नहीं था क्योंकि उसका पेयर हो रखा था, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में ज़्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। डी में आपको फुल करने के लिए पूरा आपको 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो 10 तो हर किसी में नहीं हो सकते, बहुत रेयर में होते हैं। तो यहाँ पर हमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी वजह से यहाँ पर आपके पास
इसी वजह से ये क्या होते हैं, पार्शियली फिल्ड होता है इनका डी सबशेल, और पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होने की वजह से यहाँ पर ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक यानी कि उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक। तो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देम बिकॉज दे हैव पार्शियली फिल्ड डी सबशेल। जो आपके पास डी सबशेल होती है वो तो पार्शियली फिल्ड होती है, 10 उसमें होना बहुत मुश्किल है ना। तो 10 जो होते हैं रेयर में होती है, तो वही सिर्फ डायमैग्नेटिक होते हैं, बाकी के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है वही जो मैं अभी आपको बोल रही थी, वही क्वेश्चन में है, वाई जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर डायमैग्नेटिक। क्योंकि हम जानते हैं जिंक कैडमियम मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट तो है ही नहीं, बिल्कुल भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, यानी कि इनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, यानी कि इनके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। लॉजिक देखिए, ये हम जानते हैं ये सब के सब क्या है, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन नहीं है, ये ट्रांजिशन नहीं है, यानी कि दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल फिल होकर इनका कंप्लीटली 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, और 10 के 10 हैं इसमें जिंक कैडमियम मरकरी में, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर जिंक कैडमियम और मरकरी हैं, ये डायमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इनका पूरा का पूरा डी सबशेल फिल है, कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है इनके पास, इसकी वजह से इनके पास एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसके वजह से इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, डायमैग्नेटिक बोल रहे हैं। वही रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल ड्यू टू विच दे कैरी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास बिल्कुल भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि इनका कंप्लीटली फिल्ड रहता है, 10 रहते हैं, तो 10 के 10 उस डी सबशेल में फिल हो रखे होते हैं। अब एक बात है, नोट करके आप ध्यान से समझिएगा, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में मैग्नेटिक मोमेंट होता है एक चीज़, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट आपने पढ़ा होगा, तो इसमें एक नोट करके समझने वाली बात है। मैग्नेटिक मोमेंट को हम, इसका सिंबल होता है म्यू, म्यू होता है इसका सिंबल, ठीक। और यहाँ पर जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसे अगर हम मैथमेटिकली इसका जो फॉर्मूला निकालते हैं, निकालने के बाद क्या आता है, देखिए ये आपको आना चाहिए। मैथमेटिकली अगर पूछ लिया आपसे, तो मैथमेटिकली म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन प्लस 2, ठीक है, और बी एम लिखते हैं हम यहाँ पे, बोहर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। तो ये क्या है, बोहर्स मैग्नेटॉन है। यहाँ पर आप एन क्या है वो सब हम लिखेंगे अभी, दैट एन क्या है हमारे पास, हेयर एन है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फिर हमारे पास बी एम क्या है, यहाँ पे जो भी बोहर मैग्नेटॉन होगा वो होगा, है ना, बोहर्स मैग्नेटॉन, पता होना चाहिए आपको ये चीज़, बोहर्स मैग्नेटॉन, ओके। दैट म्यू जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट है बेसिकली, बोहर मैग्नेटॉन। अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक चीज़, दैट जितना भी हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, अभी समझने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है, समझने वाली बात है, दैट जितना भी हमारे पास म्यू होगा, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नेटिक कैरेक्टर के। तो जो भी हमारे पास मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाई देगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, या फिर आप कहिए जितने भी आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ रही है, अगर वो ज़्यादा है तो वो उतना ही मैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा शो करेगा, सिंपल, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है, इस फॉर्मूले से पता चलती है, दैट म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन, है ना। तो इससे हमें पता चलती है कि यहाँ पर एन जो है हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अगर देखिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है किसी का, हमें उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल के उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आराम से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, बिकॉज बोहर मैग्नेटॉन की जो होती है वैल्यू यहाँ पर कॉन्स्टेंट होती है, तो यहाँ पर आप आराम से उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका आ गया, अगर ज़्यादा आया यानी कि म्यू ज़्यादा है इसका मतलब, और इससे आप खुद ही पता कर सकते हैं दैट मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंगस्ट ऑल डाइवेलेंट आयन इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज Mn2+ हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट y। तो अगर हम पूरा ट्रांजिशन सीरीज देख रहे हैं और अगर हम डाइवेलेंट देख रहे हैं कि डाइवेलेंट जो भी हमारे पास जिसकी वैलेंसी 2 है, 2 जैसे कि यहाँ पर हमारे पास Mn है तो Mn की 2 है ना, 2+ है, तो डाइवेलेंट हुआ ये। तो इनकी जो डाइवेलेंट आयन है हमारे पास, इन सब में जो हमारे पास
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने जिसका देखा है, ठीक है। तो उसमें Mn2+ जो है उसका सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है, अगर आप इसकी, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का हमने दिखाया क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट हमने अभी तक देखा था कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का पूरा फॉर्मूला है उसका। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो, अगर उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता चल जाएगा कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा क्यों है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Mn की। Mn कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। Mn 25 होता है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आर्गन 18 4s2 3d5 3d5 होगी। अगर हम बात करें Mn2+ की, क्योंकि ये अभी एक्साइट हो गया है, Mn2+ हो गया है, तो Mn2+ में अब किसकी कितनी हो जाएगी, अब इसकी हो जाएगी आपके पास 23 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो ये अब हो जाएगा आर्गन 18 4s0, क्योंकि s से जाते हैं हमेशा, और 3d विल रिमेन 3d5। तो अगर हम अब इसके देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। ये देखिए हमारे पास, ये आपके पास d का, तो यहाँ पे पूरे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई देंगे, है ना, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, दैट म्यू इज इक्वल्स टू n+2, म्यू इज इक्वल्स टू n कितना है आपके पास, n है आपके पास 5, अंदर भी 5 + 2, ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 7, और 7 × 5 35। तो √35 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आपको क्या करना है, न्यूमेरिकली यूज़ भी करना है, जो मैंने अभी आपको बताया मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसको आपको न्यूमेरिकल भी यूज़ करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस इज बिकॉज Mn2+ हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंगस्ट ऑल डाइवेलेंट एटम, ठीक है, इतनी बात आप लिखेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो आप समझते ही होंगे, दैट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना, है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, कि उनके जो होते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस कैसे फॉर्म कर लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहले जो दो चीज़ें तो हमने पहले ही पढ़ चुकी है। सबसे पहला कि उसके पास साइज़ जो होना चाहिए, साइज़ कैसा होना चाहिए, कैटायन का, हम कैटायन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कैटायन का साइज़ कैसा होना चाहिए, कैटायन का साइज़ होना चाहिए वेरी स्मॉल साइज़ ऑफ देयर कैटायंस। तो कैटायन का साइज़ छोटा होना चाहिए, तभी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद इसका एक और चीज़ होती है, हमने पहले डिस्कस किया था, दैट दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल इन देम, राइट। सो प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए खाली जगह तो चाहिए, जहाँ पे आपके पास सरफेस एरिया मिलेगा, उसे सरफेस एरिया मिलेगा तो आपके पास क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, है ना। तो जगह तो चाहिए, तो डी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल हमें यहाँ पे दिख जाता है, मिल जाता है। और एक और चीज़ है दैट दे हैव वेरी हाई चार्ज डेंसिटीज़। तो चार्ज डेंसिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती है जिसके वजह से यहाँ पर आपके पास जो आने वाला कॉम्प्लेक्स, अगर जिसके साथ भी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने वाला है, तो उसके साथ अगर डेंसिटी अगर हम देख रहे हैं, तो चार्ज डेंसिटी अगर उसका हाई है तो अच्छी बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, है ना। ना आप समझ लीजिए, अगर किसी की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी होगी, यानी कि बॉन्ड अच्छे से बनाएगा, है ना। बाइंडिंग कह लीजिए या फिर बॉन्डिंग कह लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा चार्ज डेंसिटीज़ है। सो तीनों रीज़न आपको याद होने चाहिए, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। सबसे पहला, दैट दे हैव वेरी स्मॉल साइज ऑफ देयर कैटायंस, तो कैटायन का साइज़ बहुत छोटा होता है। सेकेंडली, वेरी हाई चार्ज डेंसिटी होती है उनमें, बाइंडिंग की पावर ज़्यादा होती है। थर्ड है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो उन सब में हमें वैकेंट डी ऑर्बिटल दिखाई देते हैं, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे तो अच्छी यहाँ पर क्या रहेगी, आपके पास खूब सारी जगह होगी, तो अच्छे से कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हो सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनमें आपको क्या दिखाई दे, जो कि आपके पास इंटरस्टिशियल साइट्स में जाकर के आपके पास, इंटरस्टिशियल साइट्स आप समझते हैं, हमने सॉलिड स्टेट में देखा था, क्रिस्टल लैटिस है, उसके बीच में जो भी जगहें हैं, है ना, इंटरस्टिशियल साइट्स उसे हम कहते हैं। तो इंटरस्टिशियल साइट्स में जाकर के जो मतलब कंपाउंड बना ले, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहेंगे। तो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक क्वेश्चन आता है दैट वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो इतने ज़्यादा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनाता है, जब उसके पास इतनी सारी इंटरस्टिशियल साइट्स होंगी,
है ना। जब इतनी सारे उसके पास लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स होंगी तभी तो वहाँ पर आपके पास जो छोटे छोटे एटम है वहाँ पर ट्रैप हो रहे होंगे, अटक रहे होंगे, वहाँ पे अटकने की वजह से वहाँ क्या हो रही होगी, वहाँ पर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो यही रीज़न है यहाँ पे सिंपल सा, दिस इज़ बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स इन देम इन विच स्मॉलर एटम कैन बी ट्रैप्ड ईजीली। तो जो छोटे वाले एटम हैं वो आराम से उसमें अटक जाएंगे और इससे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है एलॉय फॉर्मेशन। तो एलॉय फॉर्मेशन में आपके पास एक क्वेश्चन बनता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ एलॉय। तो इतने एलॉय क्यों बनाते हैं? एलॉय आप जानते हैं दैट एलॉय होते हैं मिक्सिंग, है ना, मिक्सिंग करते हैं हम मेटल्स की तो एलॉय बनाते हैं हम। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में क्योंकि हमारे पास नियरली सेम एटॉमिक साइज देखने को मिलता है इनका, है ना, तो नियरली सेम एटॉमिक साइज अगर होगा तो आप खुद ही सोचिए, आपको अगर किसी के एलॉय बनाना है तो एक एटम को, अगर एक एटम का क्रिस्टल है और उसमें आपको दूसरे एटम की मिक्सिंग करानी है तो उसमें मिक्सिंग कराने के लिए उनका नियरली सेम साइज़ है तो वो जाकर के उसकी जगह को रिप्लेस कर सकता है और वहाँ पर कुछ एटम दूसरे वाले एलिमेंट के ला सकता है ना। तो सबसे मेन चीज़ क्या होगी यहाँ पर, उसका एटॉमिक साइज होगा। तो यही रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है दैट दिस इज ड्यू टू दे आर नियरली सेम एटॉमिक साइजेस ड्यू टू विच एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन सब्सटीट्यूट एटम ऑफ अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। तो उसके स्ट्रक्चर से ये आराम से उसकी जगह को ले सकता है और एलॉय बना सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है आपके पास एक क्वेश्चन आता है इसमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ई नॉट, सिंबल है इसका ई नॉट, दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल देखें यहाँ पे Mn3+ से क्या हो रहा है, Mn2+ हो रहा है, तो चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। सो रिडक्शन पोटेंशियल है इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Fe3+ और Fe2+। तो यहाँ पर जो होता है Fe3+ और Fe2+ देखा जाए तो चार्ज तो एक ही का कम हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनका लगभग सेम होना चाहिए। बट ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mn वाले का ज़्यादा है? ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत ईजी है इसका भी आंसर। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे Mn3+ और फिर हम बनाएंगे Mn2+ का। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस साइड पे हम बनाएंगे Fe3+ का और Fe2+ का। ये देखिए Mn जो होता है हम जानते हैं इसका होता है 25, इसका बेसिकली होता है, बट हम अब डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर Mn 25 होता है, बट अगर Mn3+ के केस में देखेंगे तो यहाँ पर 25 से ये क्या हो जाएगा 22, है ना। तो 22 के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करें तो आर्गन 18 4s0 हो जाएगा अब, और यहाँ पर फिल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3D में हो जाएंगे आपके पास 4। ठीक है, तो 3D 4 हो जाएंगे अब। और उसी तरह अगर हम अगर हमने अभी तक Mn3+ का देखा था तो अब हम Mn2+ का देखेंगे, तो 2+ में 23 इलेक्ट्रॉन होंगे, आर्गन 18 4s0 3D 5, है ना। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब हम Mn3+ में थे तो 3D में क्या था, 4 था, है ना। Mn3+ जब था, Mn3+ में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तभी तो ये बना होगा Mn2+, है ना। ये जब 3+ और माइनस चार्ज ऐड हुए होंगे तभी तो Mn2+ बना। हम जानते हैं कि जो Mn3+ था वो पहले 3D 4 था, D में इसके 4 था, अब ये D में कितने हैं, इसमें D में 5 है Mn2+ में। तो पहले क्या था, ये पहले था ये अनस्टेबल। ठीक है, पहले था ये अनस्टेबल और अब क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। ठीक है, तो पहले अनस्टेबल था ये, अब ये क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। तो ऐसे में रिडक्शन, ये वाली रिडक्शन ज़्यादा अच्छी हुई कि नहीं हुई, तो इसीलिए इस वाली रिडक्शन में क्या हुआ, आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर हम Fe का देखेंगे, ठीक है, Fe का भी देखेंगे, यहाँ पर हम Fe का है आपके पास, Fe के पास टोटल 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 26 होते हैं। अगर हम Fe3 की बात करें तो 23 हो जाएंगे, तो Fe में हो जाएंगे 23। तो 23 के लिए लिखेंगे आर्गन 18, ठीक है, 4s0 3D 5। अब उसी तरह अगर हमने देखा है Fe20, अब आपके पास Fe2+ के लिए लिख रहे हैं तो अब ये क्या हो जाएगा 24, तो 24 के लिए फिल करेंगे तो 24 के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, 24 के लिए हो जाएगा आर्गन 18 4s0 3D 6, है ना। तो अभी देखिए क्या हो गया यहाँ पर Fe3 के केस में, Fe3 में भी हमने क्या किया है, Fe3+ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया,
एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ये बना Fe2+। Fe3+ में 3d5 था जो कि स्टेबल था, d5 आया था, और ये इसमें था d6, है ना। पहले ये क्या था, स्टेबल, पहले ये क्या था, स्टेबल, और ये अब क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, है ना। तो अनस्टेबल हो गया, स्टेबल से अनस्टेबल हो गया, तो इस वाले में रिडक्शन में क्या हुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तो अनस्टेबल हो गया, तो ऐसे वाले रिडक्शन में तो कम ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका रहेगा। तो रीज़न आप क्या लिखेंगे, सिंपल सा इसका रीज़न है, यही जो चीज़ हमने करी हुई है, दिस इज़ बिकॉज Mn3+ हैज़ लेस स्टेबल D4 कॉन्फ़िगरेशन। शुरू में क्या थी उसके पास, D4 कॉन्फ़िगरेशन थी जो कि लेस स्टेबल थी। D5 आप जानते हैं हाफ फिल्ड होती है तो ज़्यादा उसकी ज़्यादा स्टेबल होती है। ड्यू टू विच इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। तो इलेक्ट्रॉन का गेन कौन करेगा, जो कि गेन होने पे स्टेबल बनेगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन बन रहा है, Mn, यहाँ पे गेन होने से तो अनस्टेबल बन रहा है, तो ऐसे गेन का, ऐसे रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑटोमेटिकली कम होगा, है ना। तो D4 कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू विच it has a strong tendency to gain 1 electron and become Mn2+, which has more stable D5 configuration। तो जिसकी आपके पास Mn2+ की D5 कॉन्फ़िगरेशन है जो कि ज़्यादा स्टेबल है, तो रिडक्शन भी ऐसा कराएंगे जहाँ पर आपके पास स्टेबल बने, तो वो वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने आप में ही ज़्यादा हो जाएगा। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है दैट वाई इज़ Cr2+ रिड्यूसिंग वाइल Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो इन दोनों की जो होती है ना D4 कॉन्फ़िगरेशन होती है, हम इतनी बात जानते हैं, बट Cr2+ जो होता है वो जो होता है रिड्यूसिंग होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ करता है, लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, और Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग यानी कि गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ऐसा हमेशा तभी होता है जब गेन और लूज़ करके ये क्या बन रहा हो, मोर स्टेबल बन रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो होता है ये ऐसे ही नहीं होता है, ये वाला क्वेश्चन जो होता है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करेंगे तो वैसे नहीं हो पाएगा, ये CFT से होता है, ठीक है। CFT से हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड, है ना, क्रिस्टल फील्ड हमने देखी हुई, P ब्लॉक में देखा था हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरह से होती है ना, T2G EG किस तरह से टूटते हैं, ये हमने देखा था वहाँ पर भी, यहाँ पर भी हम सेम चीज़ से करेंगे। देखिए क्रोमियम हमारे पास क्या है, D4 है, हम जानते हैं दोनों का D4 है। सो क्रोमियम में अगर हम इसका फिल करें T2G में, T2G में 4 होंगे और EG में कितने होंगे, 0, ठीक है। इतने हमारे पास T2G में फिल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर क्या हो गए, 0 हो गए। अगर हमारे पास, क्योंकि हमने बोला है रिड्यूसिंग है, तो अगर हम इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा दें, माइनस करा दें एक इलेक्ट्रॉन, तो T2G कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। T2G अब हो जाएगा 3, इसे ड्रॉ कर लीजिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखिए हम इस तरह से स्प्लिट करते हैं ना, ये हमारे पास स्प्लिटिंग होती है, ये नीचे के आपके पास DXY, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y², ये हो गया आपके पास DZ²। होता है कि नहीं होता है, स्प्लिट होते हैं, है ना, इसी तरह से स्प्लिट होता है हमारे पास, जो हमारे पास D होता है वो इस तरह से स्प्लिट होता है। और इसका जो हम जानते हैं कि हमारे पास, इसे हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो ये वाला नीचे वाले को हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स, ऊपर वाला जो होता है हमारे पास EG होता है। इन दोनों का जो होता है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के लिए 0, सॉरी ऑक्टाहेड्रल के लिए जो इसका T2G की एनर्जी होगी और EG की माइनस करेंगे तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल आएगा आपके पास। अगर हम यहाँ पे T2G में इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, T2G 3 और EG में 0, है ना, तो T2G में 3 यानी कि 1 2 3 इस तरह से फिलिंग होगी, है ना। तो T2G में हमारे पास 3 है, यानी कि ये क्या है, नीचे वाला T2G क्या है, हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड क्या होगा, स्टेबल होगा, स्टेबल बन रही है। तो उसी तरह अगर हम Mn के केस में देखेंगे तो Mn में देखिए कैसे होता है, Mn में अगर हम D4 देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो T2G में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, इस तरह से होता है इसमें T2G, और EG में आपके पास 1 होता है, इस तरह से 4 जो होते हैं फिल हो रखे होते हैं इसके केस में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। फिर उसके बाद अगर हमने इसमें ऑक्सीडाइजिंग का है, तो ऑक्सीडाइजिंग का क्या मतलब हुआ, प्लस इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो प्लस इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने से बोला है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है बोला, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग बोला है, इसका क्या मतलब हुआ, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, T2G 3, EG में अब एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऐड, है ना, एक पहले था अब 2, है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में इस तरह से आपके पास EG रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पे T2G,
T2G, है ना। यहाँ पे एनर्जी आपके पास डिफरेंस ऑक्टाहेड्रल के लिए 3 नीचे 2 ऊपर। नीचे वाले क्या होंगे dxy, dyz, zx, x स्क्वायर, या यहाँ पे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे dz स्क्वायर, है ना। ये आपको समझ में आ गई मेरी बात। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पहले हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे इस तरह से, फिर दो होंगे आपके पास, कहाँ होंगे Eg में होंगे, है ना। अब पहले Eg में सिर्फ एक ही था, अब एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो इससे क्या बना रहा है, ये कम्प्लीटली फिल्ड बना रहा है ना। पहले क्या था, इस तरह से ये था, अभी ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं था, है ना। अभी क्या हुआ, ये जैसे ये आ गया इस तरह से कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, मतलब हाफ फिल्ड है ये, बट हाफ फिल्ड हो गया अभी पूरा Eg भी और T2G भी। तो रीज़न आप सिंपल सा आप समझ रहे होंगे कि ये जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आपने गेन कराया, गेन कराने की वजह से ये क्या बन गया, स्टेबल बन गया है दोनों केसेस में। वहाँ लूज़ कराया था और तब वहाँ पर स्टेबल बना, हाफ फिल्ड T2G हाफ फिल्ड बना था, और यहाँ पर क्या बना है T2G भी और Eg दोनों हाफ फिल्ड बने हैं, है ना। तो यहाँ पर रीज़न सिंपल सा इसका लिखा हुआ है, वही चीज़ जो मैंने आपको बोली है, दैट Cr2+ हैज़ D4 कॉन्फिग्रेशन, ये आप जानते हैं। इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cr3+, तो इलेक्ट्रॉन लूज करके Cr3+ बनाएगा, विच हैज़ स्टेबल D3 कॉन्फिग्रेशन, है ना। जब हमने उसको लूज़ कराया तब उसके पास क्या बनी, स्टेबल D3 कॉन्फिग्रेशन बनी। एज इट हैज़ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड T2G, और इसका रीज़न लिखा हुआ है कि इसके पास क्या है, एग्जैक्टली हाफ T2G आपके पास जो आपके पास लेवल है वो भर रखा है, हाफ फिल्ड है, हैंस इट इज़ रिड्यूसिंग, तो इस वजह से रिड्यूसिंग है क्योंकि यहाँ पे इसका रिडक्शन होने पर यहाँ पर स्टेबल बना है। वाइल इन केस ऑफ Mn3+ ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो D4 कॉन्फिग्रेशन है इसमें भी, बट इट हैज़ टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा क्योंकि ये क्या ऑक्सीडाइजिंग है। एक्वायर मोर स्टेबल D5 कॉन्फिग्रेशन, हैंस इट इज ऑक्सीडाइजिंग, तो D5 यहाँ पे बना है, D पूरा जो है आप कैलकुलेट करेंगे D5 बना हुआ है यहाँ पे, जो कि क्या है मोर स्टेबल है, और इसी वजह से हैंस इट इज ऑक्सीडाइजिंग। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमने आज देखे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ अभी से, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कुछ कंपाउंड्स हैं, उनकी रिएक्शंस हैं, प्रिपरेशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमने देखनी है नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.